नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज के समय में जोड़ों के दर्द की समस्या आम हो चुकी है। किसी भी वर्ग का हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, चाहे वृद्ध हो, आमतौर पर यह समस्या देखने को मिल रही है, या तो घुटने से जुड़ी या कमर से जुड़ी ऐसी समस्या जिसकी वजह से व्यक्ति सामान्य तौर पर चलने फिरने में भी तकलीफ महसूस करता है। क्या इसके पीछे खान पान जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई गंभीर समस्या हो सकती है? इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होराइजन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर पंकज द्विवेदी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, ये जो जोड़ों की समस्याएं हैं, चाहे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें पेन की बात है, तो क्या ये सामान्य तौर पर हड्डियों की कमजोरी से जुड़ा हुआ होता है या इसके पीछे कुछ और भी कारण होते हैं? ज्योति जी, ये दो प्रकार की समस्याएं हैं, दो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं जिसे लोग कंफ्यूज करते हैं। रादर ये तीन अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। एक है जिसे कॉमनली लोग कहते हैं गठियावाद, जिसे कहते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो सभी साइनोवियल जॉइंट्स, मतलब वो जॉइंट जिनमें लुब्रिकेशन होता है, उनको अफेक्ट करती है। और ये फैमिलीज में रन करती है, लेट 30s अर्ली 40s में चालू होती है, ज्यादातर करके लेडीज को होती है, और इसका लंबा इलाज चलता है। दूसरी बीमारी जिसको लोग कंफ्यूज करते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब वो भार लेने वाले जोड़ों को असर करती है। अच्छा। वो चोट लग जाने के कारण दूसरे जोड़ों को भी असर कर सकती है, पर ज्यादातर करके नेचुरल प्रोसेस में घुटने और कूल्हे को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। ये ज्यादातर अधिक मतलब हमारे बुजुर्गों को अफेक्ट करती है, जो लोग 60 साल के ऊपर होते हैं। और तीसरी बीमारी जिसे आपने कहा कि हड्डियों की कमजोरी, इसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। लगातार इंडोर्स रहना, सनलाइट को एक्सपोज ना होना, खान पान में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये दर्द आपको पूरे शरीर में महसूस होता है और ये बाकी दो से अलग होता है। बिल्कुल। ये जो तीनों ही तरीके से आपने समझाया डॉक्टर साहब, तो पहले जो जैसा कि आपने कहा कि लुब्रिकेंट की वजह से होता है, उनकी वजह से गठियावाद जो होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? और मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए कि जागरूकता नहीं है लोगों में, अलग अलग तरीके से अपने तरीके से ट्रीटमेंट लोग करते रहते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि जब तक हमारे पास मरीज आता है वो कम से कम 4 या 5 साल का सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन कर चुका होता है। मतलब इधर उधर की दवाइयां खाना, इलाज करना छोड़ना, आयुर्वेद करवा लेना, यूनानी, होम्योपैथी, सभी प्रकार के काम करा चुका होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि गठियावाद को अगर आप सही समय पे डायग्नोज कराएं, उसके लिए कुछ जांचें होती हैं, वो जांचें करा के आप अपनी डायग्नोसिस करा लें, और उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक इलाज है जो कम ज्यादा होकर जीवन में काफी लंबे वक्त तक चलता है। अगर आप कराएं तो आप जीवन में बहुत आराम से रह सकते हैं। गठियावाद के लक्षण ऐसा होता है कि जनरली ये थर्ड डेकेड, मतलब 30 के बाद, ज्यादातर करके 40 की उम्र में चालू होता है। औरतों में ज्यादा होता है पुरुषों के बनिस्बत, और छोटी उंगलियों में, मतलब ये जॉइंट्स हैं जो उंगलियों के, रिस्ट का, एल्बो, इन सब में दर्द करना। सुबह जब सो के उठते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, धीरे धीरे करके दर्द कम हो जाता है, और ठंड के सीजन में ऐसा लगता है कि मेरी तकलीफ बढ़ गई है। ये सब अगर लक्षण होते हैं, और दोनों तरफ होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इस तरफ होगा तो इस तरफ नहीं होगा, होगा तो दोनों तरफ होगा, तो ये सभी चीजें अगर किसी को हो रही है तो उसे गठियावाद की ओर सोचना चाहिए और डॉक्टर के पास जाकर के इसकी जांच। इसका इलाज क्या संभव है डॉक्टर साहब? इलाज देखिए, इसमें आपका ही शरीर आपके ही जॉइंट से लड़ाई कर रहा है। तो इलाज जैसा हम सोचते हैं कि हम दवाई खाएंगे और एकदम ठीक हो जाएंगे हमेशा के लिए, वैसा इलाज नहीं है। इलाज ऐसा है कि इस प्रक्रिया को दबाया जाता है ताकि आपका शरीर आपके जॉइंट्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट जीवन भर जैसे दवाइयां चलती रहती है। क्या इसके लिए खान पान, कई बार ये भी मिथ है समाज में या लोगों के बीच में कि आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको बैंगन नहीं खाना है, इसकी वजह से गठियावात हो जाता है, दर्द होता है, सिकाई आप करिए, क्या इन सब बातों के पीछे कोई तर्क है या केवल मिथ है ये? देखिए, अगर आप इसको एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें एलोपैथी में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है।
खान पान का डायरेक्ट कोई संबंध गठियावाद से नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग हमारे ओपीडी में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें खट्टा खाने से हमारी तकलीफ बढ़ जाती है और नहीं खाते हैं। तो इसका मैं एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, एज ए एलोपैथिक सर्जन तो वैलिडेशन नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को राहत मिलती है अगर वो खट्टा बंद कर, तो व्हाई नॉट, मतलब वो ट्राई कर सकते हैं जी। दूसरा जो तरीका आपने बताया कि जो ऐसे जोड़ जो कि वेट लेते हैं आपके शरीर का, उन जो जोड़ों की समस्या होती है, क्या मोटापा की वजह से भी ये समस्या हो सकती है, हेरिडिटी होती है, या फिर हमारी लाइफस्टाइल या हमारे खान पान में कमी होने की वजह से भी ये हो सकता है? इसमें बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए, मैं एक एक करके इन सभी का जवाब देता हूं। तो सबसे पहले आपने पूछा कि मोटापा, जी बिल्कुल कंट्रीब्यूट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? नेचुरल वेयर एंड टेयर है। उम्र के जैसे आप चक्का चलता है और चलते चलते घिसता है, वैसे ही जॉइंट वक्त के साथ चलते चलते घिसता है। तो अब अगर इस पे ओवरलोड आप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये प्रक्रिया तेज होगी और जल्दी होगी। अगर आपने एक्सरसाइज करके अपने जॉइंट्स के आसपास की मांसपेशियां और लिगामेंट्स तंदुरुस्त नहीं रखे हैं तो वो डिसबैलेंस हो सकते हैं उसमें। जॉइंट के अंदर के लिगामेंट्स मान लीजिए पहले कभी की चोट से टूटे हुए हैं और उसका इलाज नहीं कराया है आपने, तो इम्बैलेंस तरीके से घिसाव होने लगता है। अच्छा। तो ये सभी चीजें आपने जो कहा वो कंट्रीब्यूट करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रति। और खान पान की जो आपने बात की वो कंट्रीब्यूट करती है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया, मतलब हड्डियों की कमजोरी की तरफ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो जॉइंट की समस्या है, आप देखिए सबसे ज्यादा समस्या आजकल हम ये देख रहे हैं कि घुटनों में देखने को मिल रही है और हिप्स में देखने को मिल रही है। घुटनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है एक के बाद ये कि व्यक्ति चल फिर भी नहीं पाता, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए इसलिए नहीं जाना चाहता कि अगर सर्जरी पे चला गया और जो थोड़ा बहुत वो चल भी पा रहा है तो वो भी नहीं होगा। ये भी एक दिमाग में वहम पालकर व्यक्ति सालों साल जीता चला जाता है। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। जी, मैं ये हमारे लिए ओपीडी का डेली बेसिस पे स्ट्रगल है लोगों को बताना, और पता नहीं ये वहम कैसे फैला और कैसे लोगों तक पहुंच रहा है। पर ये बहुत डीपली हमारे समाज के अंदर, लोगों के मन के अंदर ये बात है कि हम जैसे हैं उससे भी खराब हो जाएंगे। और जबकि मजे की बात ये है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो ऑपरेशन है, देखिए पहले तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। अगर आप सही समय पे आए तो अगर आप अर्ली आते हैं तो सिर्फ कसरतों से आपको बहुत राहत मिल सकती है। अगले स्टेज में आपको दवाइयां हैं, फिर कुछ इंजेक्शंस का ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन है जॉइंट रिप्लेसमेंट। और फर्ज करिए आप जॉइंट रिप्लेसमेंट तक पहुंच करके डॉक्टर तक पहुंचे, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो एक लाइफस्टाइल सर्जरी है। मतलब इट इज अ सर्जरी ऑफ चॉइस। मतलब आप चाहते हैं कि मैं पहले जितना अच्छा था, मैं सीढ़ियां चढ़ पाता था, मैं पार्क में सैर करने जाता था, मैं अपना काम करता था, मैं घूमता फिरता था, वो सभी चीजें मैं वापस कर सकूं। बिल्कुल, इसलिए आप ये सर्जरी कराते हैं। ये सर्जरी कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि आपको अपना पुराना एक्टिव जीवन वापस देने की सर्जरी है जी। तो प्लीज इस गलतफहमी से आप बचिए। बिल्कुल, थोड़ी सी इस पर चर्चा मैं आपसे और करूंगी कि क्या इस तरीके की जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं उसके बाद व्यक्ति क्या आम जीवन या आम जीवन से जुड़े जो काम है वो कर सकता है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक आम व्यक्ति में जिज्ञासा होती है कि क्या केवल सर्जरी कराकर पेन रिलीफ होगा, या फिर हम दूसरे काम, जिस तरीके से आपने भी कहा कि चलना फिरना है, अपने काम करना है, उठना बैठना है, क्या ये सब करने की स्थिति में वो रहता है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही उत्तम है। एक्चुअली ये जो है पेशेंट आपके पास दो कारणों से आया है। एक कि उसको दर्द बहुत हो रहा है, और दो वो अपने जीवन के सामान्य कार्य जैसे उठना बैठना, टॉयलेट जाना, चल फिर पाना वो नहीं कर पा रहा है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनी है। पहले पेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, वो चीजें जो आपके दर्द का कारण है उन्हें हटाया जाता है। और सेकेंडली फंक्शन गिविंग इम्प्लांट, मतलब आप जिस कारण से नॉन फंक्शनल हो गए थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, दिक्कत आ रही थी, वो इम्प्लांट लग करके पूरी होती। तो आपको दर्द से भी निजात मिलता है और आप अपनी वापस एक्टिविटीज सारी कर सकते हैं। जी, ये तो उस स्टेज पर हमने बात कर ली जो, जैसा कि आपने भी कहा कि ये लास्ट स्टेज है सर्जरी का। शुरुआती जब हम बात करते हैं कि घुटनों में हमें चलने फिरने पर थोड़ा सा दर्द हुआ तो हमें लगता है हम सिकाई कर लें या आराम कर लें, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि एक्सरसाइज पर हम आते हैं और लोगों को ये पता ही नहीं है, उनको लगता है कि दर्द है तो आप आराम करिए। क्या एक्सरसाइज से हड्डियों की सेहत मजबूत होती है, खास करके जॉइंट्स की? बिल्कुल, बहुत ही उम्दा सवाल है। ये भी क्या होता है कि हम ओपीडी में डेली फेस करते हैं कि मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो पार्क में वॉकिंग जाता हूँ। आप ये समझिए कि योगा करना या पार्क में वॉकिंग जाना उस स्पेसिफिक जॉइंट की, उस स्पेसिफिक मसल्स की एक्सरसाइज नहीं। आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह
और एक ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लगेगी। ये एक्सरसाइजेस कुछ दिन जाकर के सीखना, ये बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं। ये सीख करके अगर आप घरों पे करें और कुछ वक्त सीखने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, तो आपको बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, शुरुआती समय में अगर आप देखें तो अगर घुटने में दर्द की शुरुआत होती है तो किसी एक घुटने में दर्द की शुरुआत होती है और उसके बाद ये अपने आप दूसरे घुटने में पहुंच जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, या एक खराब होने की वजह से दूसरा भी खराब हो जाता है? कैसा कोरिलेट करता है? बिल्कुल आपने ये भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और ये एक्चुअली दोनों चीजें हो रही होती हैं इसमें। एक ये होता है कि जब एक घुटना खराब, देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेटिव प्रोसेस ही है, मतलब वियर एंड टियर हो रहा है तो दोनों घुटनों का होगा। 19-20 का फर्क हो सकता है, किसी एक में ज्यादा किसी एक में कम, आप डिपेंड करता है गेट पे कि आप किस तरह से चलते हैं, कौन सा कदम पहले रखते हैं, बाहर, ये सारे टेक्निकल निटिग्रिटीज हैं उसके। पर जब एक बार एक पैर में दर्द होना शुरू होता है तो आप उसको अवॉइड करते हैं, मतलब आप उसको कम देर के लिए रखते हैं, अपना वेट ज्यादातर करके दूसरे पैर में जिसमें दर्द कम है उस पर शिफ्ट करते हैं, तो उसका वियर एंड टियर बढ़ाते हैं आप। तो ये दोनों ही कारणों की वजह से जब एक में शुरू होता है तो दूसरे में शुरू होना ही है, लाजमी है। ये 19-20 के फर्क आगे पीछे हो सकता है। अब ये तो सारी समस्याएं और कारण हमने बात की उनके लिए जिनको ये प्रॉब्लम या तो शुरू हो चुकी है या गंभीर हो चुकी है ट्रीटमेंट पे, लेकिन जो इस समस्या की तरफ अभी गए ही नहीं है उनके लिए लगता है मुझे कि आपको कुछ टिप्स भी देना चाहिए कि अपने घुटनों को मजबूत रखना है तो अपनी लाइफ स्टाइल वो कैसे रखें, क्या एक्सरसाइज करें, मुझे लगता है ये जानकारी जरूर दीजिए आप। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो हमने सबसे पहले बात की थी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया के प्रति, मैं बताना चाहूंगा कि जितना बचपन में, एडोलेसेंट, अर्ली लाइफ में आप खेलते कूदते हैं, अपने बोन्स को सब्जेक्ट करते हैं रिगरस फिजिकल एक्टिविटी पे, उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग बोन स्टॉक आपकी जिंदगी भर के लिए बनता है। तो पहले तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप यंग हैं तो प्लीज खेलिए कूदिए और अपने बच्चों को भी प्रमोट करिए खेलने। दूसरे, अगर आप अडल्ट हैं तो आप सन एक्सपोजर करिए, आप बाहर निकलिए ताकि आपके स्किन पे एक्सपोजर हो, मतलब हाफ शर्ट्स पहने, आप हाफ पैंट पहने और ऐसे बाहर निकले या छत पे निकले जहां पे आपको सन का एक्सपोजर हो, ताकि विटामिन डी सिंथेसिस आपकी अच्छी रहे। ठीक है। और तीसरे, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में क्या वॉक करना बेटर होता है, साइकिलिंग बेटर होती है, स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज होती है? आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिल कर सकते हैं, दीज आर जस्ट एक्टिविटीज टू कीप द बॉडी हेल्दी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जॉइंट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप किसी जॉइंट में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो प्लीज कंसल्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट हु कैन गाइड यू फॉर दिस स्पेसिफिकली कि इस जॉइंट के लिए। जी, घुटनों के अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर साहब तो ये बताइए कि किस किस तरीके की जॉइंट की समस्या आपके पास में आप लोग ज्यादा देखते हैं? क्या हिप में प्रॉब्लम भी आती है, क्या कंधों से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती है, मेजर इश्यूज क्या होते हैं? देखिए, हमारे अंचल में, मतलब छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो कूल्हे की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया हमारे यहाँ पे एंडेमिक है, मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है बाकी प्रदेशों के बनस्पत। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो कूल्हे की हड्डी है, फीमर जिसे बोलते हैं, उसका सर गल जाना बड़ा कॉमन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड बोलते हैं। तो इस वजह से हिप का आर्थराइटिस बहुत अर्ली एज में, आप देखेंगे 18 साल, 22 साल, 25 साल के लोगों में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है। ये खासियत है, मतलब इस रीजन की, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, सिकल सेल एनीमिया की वजह से। बाकी आर्थराइटिस चोट लगने के बाद लोगों को कंधे में भी हो सकता है, अगर फ्रैक्चर्स ठीक से नहीं जोड़े गए या उनको छोड़ दिया गया, लोग कापसी के पास चले जाते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते हैं, जुड़ा रहता है, तो उस स्थिति में वहां पे आर्थराइटिस हो जाता है। एल्बोस का आर्थराइटिस होता है ट्रॉमा के बाद, मतलब इंजरी हुई हो और वो ठीक से ना जुड़ा हुआ, तो ये सभी प्रकार के। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब आप देखते हैं, जो हमने सबसे पहले बात किया था, जब आपका ही शरीर आपकी ही लुब्रिकेंट झिल्ली के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना रहा है, उसमें उंगलियों पे असर आता है। आप देखेंगे उंगलियां आड़ी टेढ़ी हो जाती है, इस तरह की कुछ ऐसी टेढ़ी होती जाती है, एक तरफ होती जाती है, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये ट्रीटमेंट के बाद में ये जो उंगलियों की पोरों में जो गठान आती है डॉक्टर साहब, वो फिर शेप ऐसा ही बना रहता है या फिर लाइफ स्टाइल वैसे? मेरा ये कहना, आप वहां तक पहुंचने मत दें, पहुंचने मत दें, क्योंकि पहुंच जाएगा तो फिर उसका कोई रिस्क कम मिलता है। जी, चलिए, हड्डियों से जुड़ी जब बात होती है डॉक्टर साहब तो मुझे लगता है कैल्शियम और विटामिन डी और आपकी डाइट, इन तीनों चीजों को लेकर भी जो समाज में मिथ है, मुझे लगता है उससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपसे लूंगी। हड्डियों की सेहत के लिए हमने बचपन से सुना है कि कैल्शियम, विटामिन डी और आपका डाइट,
ये तीनों जरूरी होना चाहिए। अगर महिलाओं में ये समस्या हम ज्यादा देखते हैं तो हम देखते हैं कि पीरियड्स की बात करें या मेनोपॉज के टाइम पर हम बात करें या उनके कैल्शियम इंटेक की हम बात करें, इसको लेकर वो लापरवाह रहती हैं। क्या यही एक वजह है कि महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। पीरियड्स खत्म होने के बाद यानी मेनोपॉज के करने के बाद शरीर के पास कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने की क्षमता और कम हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इसलिए लेडीज में ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जेंट्स के बनिस्बत बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसलिए उनको स्पेशली मेनोपॉज के बाद मिलना चाहिए अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या मेडिसिन डॉक्टर से, और अपने लिए विटामिन D3 और कैल्शियम का प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए जी। मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन अब तक मतलब कुछ सालों तक हमारे पास जो भी हड्डी है वो और खराब ना हो जाए इसको रोकने की ही दवाइयां अवेलेबल थी, पर अब हड्डियों वही लोगों में भी हड्डियां स्ट्रॉन्ग करने की दवाइयां अवेलेबल है। तो हमें ट्रीटमेंट सीक आउट करना चाहिए, क्योंकि उससे उनके रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं। अगर उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं तो जरा सा बाथरूम में गिरे और हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएंगी, टेबल से स्लिप कुर्सी से स्लिप हुए और फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उस फ्रैक्चर से भी प्रोटेक्शन हमको मिलता है अगर सिर्फ हम सही डाइट लें, कैल्शियम विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन लें, और अगर बहुत खराब है स्थिति तो एनाबॉलिक रिकॉम्बिनेंट पैराथर्मोन बोलते हैं उसका सेवन करें। चलिए, इन सारी समस्याओं को लेकर हमने देखा कि लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से सजेस्ट भी कर दिया, लेकिन एक आम टेंडेंसी होती है कि आपको थोड़ा सा आराम मिला है और कैल्शियम की दवाएं हैं तो इतनी कैसे खाएंगे, इससे आपको जाकर किडनी में स्टोन हो जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसी जो चीजें हैं वो खुद से सोच लेते हैं। तो क्या कैल्शियम को लेकर ये कहा जाता है कि 3 महीने 6 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ? जी बिल्कुल, आप रेगुलेटेड तरीके से लेंगे। मतलब ज्यादातर करके विटामिन D3 का कोर्स आपका 6 से 8 हफ्ते मतलब 1.5 से 2 महीने का रहता है, और कैल्शियम का कोर्स साल में 3 महीने का ही रहता है। और इसको आप रेगुलेटेड तरीके से डॉक्टर की सलाह लेके करें, क्योंकि कैल्शियम भी कई प्रकार के हैं, वो कितना अब्सॉर्ब होते हैं, आपकी जरूरत कितनी थी, आपके वेट के अनुसार बहुत सारे उसमें है। मतलब आप ओवर द काउंटर जाकर के कैल्शियम अवेलेबल आप ऐसे खाने लगे, वो बहुत उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो एक्सरसाइज को लेकर मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर वॉक करने की बात आती है तो लोगों को ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा ब्रिस्क वॉक करते हैं तभी हमारे हेल्थ में इसका असर पड़ता है, अगर आप धीरे चल रहे हैं तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो इसका कुछ पैरामीटर है कि एक आम आदमी कैसे चले, किस रफ्तार से चले, कितना चले? देखिए, ब्रिस्क वॉक डेफिनेटली बेटर है स्लो वॉक से। मैं हड्डी के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिस्क वॉक आपके लिए कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, तो वो आपके हृदय गति बढ़ाती है, फेफड़ों में सांस बहुत गहरे अंदर तक ले जाती है, तो ओवरऑल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर पाए किसी भी कारण से, चाहे जॉइंट कंडीशन से, लंग कंडीशन से, हार्ट कंडीशन से, तो एटलीस्ट रेगुलर वॉक करें। अच्छा, अब जॉइंट के ट्रीटमेंट को लेकर हम बात करें कि हड्डियों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जितने भी तरीके के आपने आर्थराइटिस बताए हैं, इसको अगर हम मेंटेन करते हैं मेडिसिन से, डॉक्टर्स के निगरानी में, तो इससे क्या हमको पूरी लाइफ इजी हो जाती है? देखिए, लाइफ इजी अंडरस्टेटमेंट है, लाइफ बदल जाती है सही मायने में। अगर आप देखेंगे, आप वीडियोस देखेंगे उन पेशेंट का जिनकी बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी आप लाइफ देखेंगे, तो वास्तव में लाइफ इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरी। लोग मतलब खुशी के आंसू रोने लग जाते हैं जब वो इतने सालों बाद सही से चलने लगते हैं, सीढ़ियां कर पाते हैं, वापस पार्क्स में योगा करने जा पाते हैं, बगल वाली दुकान पे खरीदारी करने जा पाते हैं, वो सारी चीजें जो करीब करीब असंभव हो चुकी थी उनके लिए। अच्छा, इसके लिए कोई एज है कि पर्टिकुलर इस एज तक आपका ऑपरेशन हो जाना चाहिए? इसे भी लेकर है कि अब इतनी एज हो गई है, इसमें रिस्क है, अब हम कैसे सर्जरी करवाएंगे या क्या होगा इस सर्जरी का? ऑस्टियो आर्थराइटिस तो देखिए 60 साल की उम्र के बाद ही आ रहा है नेचुरल। तो आप 70, 75, 80 साल, ये बड़ा कॉमन है, यही एज ग्रुप है जिसमें यंग लोगों में तो देखिए हिप वाला मैंने जैसे बताया आपको छत्तीसगढ़ में कॉमन है, इवेन वो यंग लोगों में होता है, वो रेयर चीज है। ज्यादातर करके ये एल्डरली पॉपुलेशन के लिए ही है सर्जरी। वेयर एंड टियर आर्थराइटिस तो लेट ही आएगा, 60 के बाद ही आएगा, तो सर्जरी 65, 70 इसी एज ग्रुप में हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर पंकज आपने दी। मुझे लगता है कि कुछ टिप्स भी दीजिए, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपकी बातों को लोग अमल में लाएंगे, तो कुछ टिप्स आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? मैं टिप्स के रूप में बस यही कहना चाहूंगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वॉक्स पे जाएं, अब बॉडी को एक्सपोज करें सन को।
हमारे इंडोर्स रहने से विटामिन D3 डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट एंडेमिक हो गई है सभी में, स्पेशली डॉक्टर्स में, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक अस्पताल में रहते हैं। जब सन एक्सपोजर नहीं होता तो उनमें भी एंडेमिक हो गई है। तो प्लीज अपने आप को एक्सपोज करिए सन को, और जितना एक्सरसाइजेस कर सकते हैं खुद भी और स्पेशली अपने बच्चों को प्रमोट करिए ताकि दे डेवलप अ हेल्थी स्टॉक फॉर फ्यूचर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पंकज, बहुत अहम जानकारी आज आपने दी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा वक्त सूरज की रोशनी में बिताइए और थोड़ा वक्त अपने साथ बिताइए, यानी कि अपने लिए एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और अपनी डाइट को कंट्रोल में रखिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।